मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। हम लोग एसएससी जीडी 2025 और एसएससी एमटीएस के लिए टीसीएस द्वारा अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पर सब्जेक्ट वाइज जीके जीएस एवं करंट अफेयर की सटीक और शानदार तैयारी कर रहे हैं। और इस चैनल पर आप बने रहें, आपको संपूर्ण सिलेबस की कंटिन्यू और शानदार तैयारी करवाई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये है क्लास नंबर 8, ठीक है। ये पॉलिटी का है और क्लास नंबर 8 है। पहला क्वेश्चन है कि एक राज्यपाल अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद कब तक पद पर बना रहेगा। तो कोई राज्यपाल है, उसका अगर कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो कब तक वो पद पर बना रहेगा। तो वो बना रहता है कब तक, उसके उत्तराधिकारी द्वारा उसका पद ग्रहण करने तक ये बना रहता है, ठीक है। अब यहाँ राज्यपाल की बात आई है तो ये क्वेश्चन तो पहले ये याद कर लेना है कि जो समाप्ति के बाद कार्यकाल समाप्ति के बाद वो कब तक पद पर बना रहेगा, तो जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले, ठीक है। अब राज्यपाल से क्या है, प्रश्न पूछा जाता है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, राज्यपाल से प्रश्न आएगा। तो जो प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, अगर उसको याद कर लेते हैं तो आप कोई भी एग्जाम दीजिए, सब में आप एक्सेलेंट कर जाइएगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं राज्यपाल के बारे में। जैसे कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो ये है अनुच्छेद 153 में, ठीक है। हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये अनुच्छेद 153 में है। अच्छा, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो न्यूनतम आयु है 35 वर्ष, जो कि राष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष है और उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, ठीक है। अच्छा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। जितने भी आप हमारा सेंटेंस बताएंगे, जितने भी लाइन हम बताएंगे, वो सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा और वो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अच्छा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल दिलाता है, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी कतई जहर प्रश्न है, आपको याद रखना है, कन्फ्यूजन वाला करने वाला है। देखिए, उच्च न्यायालय के यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है कौन, राज्यपाल। और बाकी चीज़ें यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को नियुक्त कौन करता है, तो वो करता है राष्ट्रपति, ठीक है। अब ऐसे समझिए, सिर्फ एक प्रश्न याद रखना है ये कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है कौन, राज्यपाल। बाकी चीज़ें यानी कि हाई कोर्ट के यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति और शपथ, ये तीनों चीज़ें कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। यानी कि एकमात्र खाली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है राज्यपाल, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त कौन करेगा, तो वो राष्ट्रपति ही करेगा। और सुप्रीम कोर्ट का दोनों चीज़ें यानी कि नियुक्ति और शपथ, वो दोनों राष्ट्रपति दिलाता है। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो एक प्रश्न सिर्फ राज्यपाल वाला याद रखना है, क्या, सिर्फ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वो शपथ दिलाता है, बाकी चीज़ें राष्ट्रपति, ठीक है। अच्छा, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में, तो राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है अनुच्छेद 161 में। अब यहीं पर याद कर लेना क्या, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और दोबारा मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। तो राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 है और राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है अनुच्छेद 72 में, ठीक है। अच्छा, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है, ये सभी कतई जहर प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो राज्यपाल अध्यादेश जो जारी करता है अनुच्छेद 213 से, है ना, 213। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है, तो इसी एक को इधर कर देते हैं, यानी कि 1, 2, 3 123 में है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में इसको प्राप्त है, ठीक है। तो इतने सारे यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विघटन के अधीन नहीं है, यानी कि किसका विघटन नहीं होता है। तो 4 ऑप्शन दिया, विधान परिषद, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद या विधानसभा। तो देखिए, विधानसभा, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, इसका विघटन किया जा सकता है, लेकिन विधान परिषद का विघटन नहीं होता है, यानी विघटन के अधीन ये नहीं है, ठीक है। इसका विघटन विधान परिषद में का नहीं होता है, क्योंकि विधान परिषद जो है एक अस्थाई निकाय है। जैसे कि केंद्र में होता है लोकसभा और राज्यसभा, तो राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। उसी तरह राज्य में क्या, विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता। राज्य जो विधान परिषद है एक सतत सदन है, यानी कि एक अस्थाई निकाय है, ठीक है। तो ये याद रखना है। और लोकसभा और विधानसभा ये सबको भंग किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, जो लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, तो राष्ट्रपति, तो ये याद रखना है। और विधानसभा को भंग कर सकता है कौन, राज्यपाल, ठीक है।
अच्छा, एक प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद पूछे तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यही राज्य मंत्रिपरिषद पूछे किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है टाइप 5, यहाँ प्रश्न स्टार्ट होता है। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं है। तो अखिल भारतीय सेवाएं इसमें से कौन सा है, तो देखिए अखिल भारतीय सेवाएं 3 है। वो है भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा, यानी कि ये तीनों है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 1, 2, 3 ये सभी सही है। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा में आता है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये आता है अखिल भारतीय सेवाएं में। अब अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान जो है ये किस अनुच्छेद में है, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है अनुच्छेद 312 में है, ठीक है। अच्छा, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, जिसे अस्थाई बंदोबस्त का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त, और इसी तरह कन्फ्यूजन वाला है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का जनक है लॉर्ड रिपन। तो कन्फ्यूजन ना हो कभी तो ऐसे याद कर लेना है, अस्थाई बंदोबस्त 42, बंदोबस्त 42, अस्थाई बंदोबस्त का जनक है कॉर्नवालिस, और सिविल सेवा का जनक भी है कॉर्नवालिस, या तो पुलिस सेवा का जनक पूछे तो कॉर्नवालिस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सिविल सेवा शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है, तो सिविल सेवा शुरू करने वाला पहला देश है चीन है, ठीक है। तो याद रखना है चीन। अच्छा, सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे, वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। नेक्स्ट है देश वह निश्चित क्षेत्र है जहां रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। तो वो कौन सा वह निश्चित क्षेत्र है जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, तो वो है निर्वाचन क्षेत्र, है ना। निर्वाचन क्षेत्र वह निश्चित क्षेत्र है जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, ठीक है। अब रही बात है कि मतदाता या तो चुनाव से रिलेटेड है, यहाँ निर्वाचन आया है तो यहाँ से कतई जहर प्रश्न पूछा जाता है। कौन कौन सा है, देखिए चुनाव और चुनाव आयोग से संबंधित भाग कौन सा है, तो भाग है 15, है ना। भाग 15 में है चुनाव और चुनाव आयोग से संबंधित है, और अनुच्छेद है 324 से 329 तक है, ठीक है। तो एक प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाएगा डायरेक्ट कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में, तो चुनाव आयोग है अनुच्छेद 324 में है, ठीक है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। 25 जनवरी 1950 को हुआ था, और यही एक डेट से एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को ही मनाया जाता है, ठीक है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताना चाहते हैं, जैसे कि आपको बताए थे कि अगर जीके जीएस का किसी भी एक क्लास का, यानी कि जो भी जैसे रेलवे एनटीपीसी का पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसके अगर अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो आपका सभी एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है। जैसे कि आज एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि सर झारखंड एसएससी का एग्ज़ाम दिए थे, उसमें पूरा बहुत सारा प्रश्न है जो कि आपके वीडियो से उसमें एग्ज़ाम में लड़ा था और बहुत फ़ायदा हुआ था, ठीक है। तो वही बताए थे कि आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए तो आपके लिए वो काफ़ी हो जाता है अगर जीके जीएस को आप अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं कि देखिए ये जो 25 जनवरी है यहीं से आया है, ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस है क्योंकि जो भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को हुआ था, तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब एक प्रश्न जो कि बार बार एग्जाम में आता है, चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए, कि मतदान की आयु जो है मतदाता जो मतदान करते हैं, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था, तो 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। एक प्रश्न ये पूछा जाएगा, और एक आएगा कि कब किया गया, तो 1989 में किया गया था, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन के तहत 1989 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे, तो किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग ने पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे, तो ये किया गया था 1989 में, ठीक है। याद रखना है
कि चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त जो होता है ना, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, एक 2 और होता है, ठीक है। तो वो कब नियुक्त किया गया था? तो 1989 में। 1989 में। और क्या बताए थे कि मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? तो 1989 में ही किया था, ठीक है। अच्छा, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे, है ना, सुकुमार सेन। अब वर्तमान करेंट अफेयर में याद रखना है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वो है राजीव कुमार है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG, ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 148 में, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो कि आपको बार बार बताते हैं, वहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अब जैसे यहीं से कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अनुच्छेद है आपको याद रखना है। जैसे बात कर लेते हैं कि ये ही पहले अनुच्छेद है 352, इसमें क्या है? राष्ट्रीय आपात है, ठीक है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में है। और 280 में क्या है? तो है वित्त आयोग, है ना। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में? 280 में। अच्छा, राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में। अच्छा, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 76 में, ठीक है। 2 प्रश्न इस टाइप का हो जाता है। जैसे एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति है अनुच्छेद 148 में, अब महान्यायवादी की नियुक्ति है अनुच्छेद 76 में, और दोनों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, है ना। तो ऐसे अलग अलग ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का जो महान्यायवादी है उसे कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति। और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के महाधिवक्ता की बात है तो ये करेगा कौन? राज्यपाल, है ना। राज्य के राज्यपाल नियुक्त करता है। देखिए, ये राज्य का जो होता है कानूनी सलाहकार, उसे महाधिवक्ता कहा जाता है। और जो केंद्र सरकार का होता है यानी भारत सरकार के लिए कानूनी सलाहकार को महान्यायवादी कहा जाता है, ठीक है। तो राज्य का जो है महाधिवक्ता, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, और जो भारत सरकार का है यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है ना। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 76 के तहत, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो 2 प्रश्न यहाँ से ये ध्यान रखना है कि राज्य का जो है राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? महाधिवक्ता। और भारत सरकार के लिए कानूनी सलाहकार होता है महान्यायवादी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो भाग कितना में? संघ लोक सेवा आयोग भाग 14 में है, ठीक है। संघ लोक भाग जो है 14 में है, संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। संघ लोक सेवा आयोग जो है भाग 14 में, और अनुच्छेद है 308 से 323 तक है, ठीक है। और इसमें क्या है? अनुच्छेद 308 से 323 तक संघ तथा राज्यों के तहत सेवाओं का प्रावधान है। अच्छा, भारत का संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में है? भारत का संघ लोक सेवा आयोग है अनुच्छेद 315 में है, ठीक। अच्छा, भाग 10 में क्या है? तो भाग 10 में है SC/ST क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। और भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश। अब भाग 14 में हो गया संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। और भाग ये क्या है? 16। भाग 16 में कुछ विशेष जो कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट है, दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो संवैधानिक निकाय नहीं है वो बताना है आपको। जैसे वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जैसे कि अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग का गठन, तो ये हो गया संवैधानिक निकाय, यानी संविधान में इसका है जिक्र। निर्वाचन आयोग भी है संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये नहीं है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। और संघ लोक सेवा आयोग ये भी संवैधानिक निकाय है, तो यानी संवैधानिक निकाय नहीं है कौन? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये नहीं है, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो हुआ था 1993 में, ठीक है। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ? तो 2000 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है बिहार के एग्जाम के लिए कि बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, वर्तमान में राष्ट्रीय है ना, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्र है ना, याद रखना है अरुण कुमार मिश्र। नेक्स्ट है, भारत के वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
तो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न बार बार हमेशा रिपीट होते रहता है, तो याद रखना है केसी नियोगी। काफ़ी इजी है लेकिन हमेशा एग्जाम में आता है। भारत के वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे। अच्छा, भारत का पहला वित्त आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था 1951 में। भारत का पहला वित्त आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ? 1951 में। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 280 में। ठीक है, केंद्रीय वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में। राज्य वित्त आयोग का गठन पूछे तो अनुच्छेद 243 के आई में है ना। आयोग, राज्य वित्त आयोग आई ऐसे रिलेट करके याद रखना है। ठीक है। अच्छा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कितने वर्ष के लिए करता है? ठीक है, तो ये सभी प्रश्न याद रखना है आपको, है ना। लापरवाही नहीं करना है कि हल्का प्रश्न है तो ध्यान नहीं, अगर वहाँ मिस्टेक होता है तो आपका 1 नंबर कट जाता है और 1 नंबर से ही मेरिट भी बनती है और नौकरी नहीं भी लगती है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को भी आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। तो केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल, ये भी 5 वर्षों के लिए। ठीक है, और करेंट अफेयर में याद रखना है वर्तमान में वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में है 16वें वित्त आयोग। ठीक है, इसका अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अखिल भारतीय सेवाओं का एक अंग नहीं है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का एक अंग नहीं है कौन? तो भारतीय अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग सेवा, ये अखिल भारतीय सेवाओं का अंग नहीं है, क्योंकि अखिल भारतीय सेवाओं का जो है वो 3 अंग है। कौन कौन सा? भारतीय वन सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा। तो यही 3 है जो कि भारतीय सेवाओं का अंग है। ठीक है, और अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 312 में है। और भारत का संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 315 में है। नेक्स्ट है कि भारत में मतदान की आयु कब घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो आपको बताए थे, यहाँ से 2 प्रश्न पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कि 21 से 18 वर्ष किया था कब? तो 1989 में किया था 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, कौन सा संविधान संशोधन? 61वां संविधान संशोधन 1989 में। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ठीक है। अच्छा, 1989 से एक और प्रश्न आया था, क्या? किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किया गया था? तो 1989 में ही किया गया था। ठीक है, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। नेक्स्ट है कि भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदस्यीय निकाय बना? यानी कि वही प्रश्न है जो कि चुनाव आयोग कब 2 अतिरिक्त आयुक्त जो नियुक्त किया था तो बहुसदस्यीय हो गया। ठीक है, तो ये हुआ था कब? 1989 में, जब 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मतदान की आयु कर दिया गया था 1989 में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1989, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में एक स्वतंत्र कार्यालय पद का प्रावधान है। तो आपको याद करवाएं, कई बार बताएं, आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। अनुच्छेद 148 यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, है ना। तो यहाँ पर आपको सभी चीज़ें याद करवाए थे, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, जैसे कि भारत का महान्यायवादी है ये किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 76 में। ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है इसको भी और इसको भी। और भारत का राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद है ये 52। ठीक है, और रही बात महाधिवक्ता, ये राज्य का कानूनी सलाहकार होता है और महाधिवक्ता है अनुच्छेद 165 में। नेक्स्ट है, भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की समपरीक्षा करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की समपरीक्षा करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है? ये होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। और ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 में है। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको बताए थे महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, है ना, राज्य का राज्यपाल। और महान्यायवादी जो होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, महाधिवक्ता है अनुच्छेद 165 में और महान्यायवादी जो है वो है अनुच्छेद 76 में। नेक्स्ट है, किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के 27% आरक्षण की सिफारिश की थी? तो 27% आरक्षण की सिफारिश किया था, वो किया था मंडल आयोग, है ना। इसका करेक्ट आंसर है मंडल आयोग। नेक्स्ट है कि 1990 में निम्नलिखित में से किस विषय पर सिफारिशें देने के लिए दिनेश गोस्वामी समिति का
गठन किया गया था? तो दिनेश गोस्वामी समिति का गठन है चुनाव सुधार से संबंधित है ना, दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो भारत का जो चुनाव कराए जाते हैं किसके द्वारा? ब्लॉकचेन, ईमेल या मतपत्र या तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ईवीएम के द्वारा कराया जाता है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा कराया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो प्रशासनिक प्रमुख होता है कौन? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148, और नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है कि संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, ठीक है। तो इसको ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि संसद के पास आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के रूप में नियम बनाने की शक्ति, ये गलत है। दूसरा क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक प्रांत या प्रांतों के समूह के लिए एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग की परिकल्पना की गई, ये सही है। संघीय लोक सेवा आयोग को 1950 में संविधान के अनुच्छेद 378 के खंड 1 आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाने लगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ये भी, दोनों ये भी सही है, यानी कि बी और सी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 है ना, बी और सी सही है। नेक्स्ट है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, पहले वित्त आयोग, ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है, ये पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। तो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे, ठीक है, सुकुमार सेन। अब पहले वित्त आयोग कौन थे? वो थे केसी नियोगी, है ना। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को पहले थे सुकुमार सेन, अभी वर्तमान में याद रखना है कौन है? तो राजीव कुमार है। नेक्स्ट है वर्तमान भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए पूछा गया है ये केसी नियोगी है ना, वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे केसी नियोगी। अब वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो 16वें है अभी, अरविंद पनगड़िया है। वित्त आयोग जो है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 280 में। राज्य वित्त आयोग का गठन है अनुच्छेद 243 के आई में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना, वो अधिनियम था राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत किया गया था। लेकिन हुआ था कब? तो ये सक्रिय हुआ, ये चालू हुआ कब? 1992 में, है ना। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुआ। करेंट अफेयर में याद रखना है, राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो रेखा शर्मा। नेक्स्ट है भारतीय विदेश सेवा और भारतीय राजस्व सेवाएं किस प्रकार की सिविल सेवा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है केंद्रीय सेवाएं के अंतर्गत, है ना। भारतीय जो विदेश सेवा है और भारतीय राजस्व सेवा, ये किस में आएगा? केंद्रीय सेवाएं के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की स्थापना है? तो वित्त आयोग है अनुच्छेद 280 में है। राज्य वित्त आयोग पूछे तो अनुच्छेद 243 के आई में है, ठीक है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल। और कितने वर्षों के लिए? तो 5 वर्ष के लिए दोनों नियुक्त किया जाता है ना, केंद्रीय वित्त आयोग भी और राज्य वित्त आयोग का भी गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें याद रखना है, ठीक है। अब वित्त आयोग का अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये बताए थे? वित्त आयोग का वर्तमान अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया है। और पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे केसी नियोगी, है ना। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष केसी नियोगी थे। तो ये सारे प्रश्न आपको याद रखना है, ठीक है। आज की वीडियो इतना तक ही रहने देते। और पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो वो है गिरीश चंद्र मुर्मू है। और आज का क्वेश्चन है कि भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? ठीक है, इसका आंसर बताना है आपको कि भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है। तो इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।